how it's been described is that there's been one rule for the elite, especially the elite that's connected to power, and another for everybody else. I think I'll leave it at that. Yeah. Accounts were opened in the name of these low-level, low-wage employees who do not come into the tax net. Money used to be deposited in those accounts, and finally they used to land in the accounts of either Mr. Hamza Shehbaz Sharif, Mr. Sulaiman Shehbaz Sharif, or Mr. Shehbaz Sharif himself. They said that people used to come with gunmen into the banks. The first journalist who exposed the huge corruption in the government was killed at the front door of his house. All the 5 judges declared that Prime Minister Nawaz Sharif is not an honest person. London is the second home of House of Sharif. London and its role in the offshore world is that it's a money launderer's paradise. It's a money launderer's paradise. I think the main issues for developing countries are Western countries. We have a ready-made system where corrupt individuals can hide, can spend, can clean their money. When you look at the laws, I'm talking about the richer countries as a whole, they tend to favor the crooks. Some countries, they say that what is ours and what is yours is also ours. The world needs to wake up. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। कोशिश ये थी कि मेरी आवाज बंद की जाए, लेकिन आप सबकी मोहब्बत की वजह से मैं आपसे अब भी राब्ते में, बहुत से पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसमें मदद की है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचती रहे। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद अरशद शरीफ को सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया है। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कि जी हम फिर बता देंगे, हमें दीवार से ना लगाए, हमें लेवल बताए ना, क्या बताएंगे कि हमने डीलें की, हमने चोर दरवाजे से इक़्तिदार लिया, हमने वोट को इज्जत दो का बयानिया जो मरियम नवाज ने बनाया था दफन किया, जो चे गुवेरा नवाज शरीफ बना हुआ था, हमने केसेस के लिए NRO2 हमने उस पर सील लगाई, हमने ये डीलें की थी। हमने ये डील की थी कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम जिस दिन उस पर फर्द जुर्म आयद होना था
कि फर्द जुर्मायत नहीं होगी और इसको बचा लिया जाएगा। हमजा शहबाज को हमने बनाना है। जो कुछ पंजाब असेंबली में 8 मार्च के बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ, जहांगीर तरीन को मिला लो, अलीम खान मिला लो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, बताएं फिर सारी खुल के डीलें क्या हुई हैं। ये समझते हैं कि अवाम जो है बेवकूफ है। इस वक्त अवाम ने बड़ा जोर से बता दिया है निकल के, और पूरे पाकिस्तान में, एक जगह पे नहीं, पूरे पाकिस्तान में, खैबर से लेके कराची तक हर सूबे में अवाम ने बताया है और बड़ी जोर से बताया कि करप्शन हमें काबिल कबूल नहीं है। जो भी ये बंद कमरों में डीलें कर रहे हैं, जिन्होंने भी इनके साथ डीलें की हैं, इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है लोहे के चने बनने के वाली मोमेंट पे दोबारा उस पर वापस जाके कि जी हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, तो नवाज शरीफ ये बता देगा तो नवाज शरीफ लड़ लेगा। नवाज शरीफ पे आके ये सारे कवानीन खत्म होने चाहिए। और जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा है, जो ये मंडियां लगाते 1988 से छांगा मांगा से इन्होंने ये काम शुरू किया, आज तक चल रहा है। सिंध हाउस में ये चीजें रिपीट हुई। हमारे बच्चों का क्या यही मुस्तकबिल है कि यहाँ करप्शन चलती रहेगी और उसकी कीमत हम देते रहेंगे? हमारे बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि 60% आबादी जो है वो करप्शन गुर्बत की सतह से नीचे रहेगी? हमारे बच्चों का यह मुस्तकबिल है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे और इनके बच्चे वहां पे फिर तस्वीरें आती हैं जी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से वो निकल के आ गए और बड़ी कामयाबियां उनको मिल गई हैं। कहां से आता है ये पैसा? ये मेरा, आपका, अवाम का पैसा है जिसपे ये सारा खिलवाड़ खेलते हैं, बंद कमरों में डीले करते हैं। इनके चेहरे जिस तरह बेनकाब हुए इस साजिश में नून लीग के, जो इन्होंने अपना बयानिया दफन किया, इनको अब पंजाब में भी जगह नहीं मिलेगी। और जरदारी साहब जो कल वहां पे बैठे हुए थे, सबसे ज्यादा खतरा यह कि सिंध में ये हालात ना बन जाए जो सिंध के इंतखाबात से ये भागे, NA 245 से ये भागे, लोकल इलेक्शन से वहां पे भागे। किस लिए भागे? कि नजर आ रहा है कि एक वेव आई हुई है, पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त टोटली डिफरेंट मूड में। जो इस वक्त आपने मुल्क की मईशत का हाल कर दिया है कि जी हम तजर्बाकार टीम है। इसहाक डार 2016 में बात हो रही थी कि ये लैंड माइन्स लगा के गए, बड़ी मुश्किल से इकॉनमी आपकी हुई। अब वही बात है कि जी इमरान खान लैंड माइन्स लगा के गए, हम आपका बोझ उठा रहे हैं। आप बोझ नहीं उठा रहे, आप अपने करप्शन के केसेस बचा रहे हैं, आप अपना करप्शन का माल बचा रहे हैं। दिखाएं इसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा साहब रफीक की, पता लगे कौम को कि ये चेहरे हैं जो हमेशा समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है, आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नया बयानिया बना लेंगे और बंद कमरों में बैठ के ये डीलें करते हैं अपने NROs की। पहले इन्होंने डील की जनरल मुशर्रफ के दौर में और जमहूरियत के नारे जी, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया 2006 और इसके बाद ये नहीं होगा। हर वो गंदा काम इन्होंने सियासत में किया है जो आवाम को आके कहते हैं कि हम नहीं करेंगे और फिर वही हरकतें करते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वोट को इज्जत दो की, काश साहब कल मैं एक्चुअली सुन रही थी खान साहब की तकरीर। तू यहीं हार गया है मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और जिस तरह वक्ता ने हमारा साथ, हमारी बार्स ने, हमारे सहाफी, मुझे वाकई इतना यकीन नहीं था। जिधर मैं गया हूं लोगों ने इतना प्यार दिया है, मुझे इसका यकीन नहीं था। इससे हमारी जिम्मेदारी मजीद बढ़ती है। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, तश्नगी नफ्स के जज्बों की बुझाने के लिए नोए इंसान के बनाए हुए काले कानून, ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे। को तड़पाएंगे आगे जाके, क्या ये मेरी नस्ल के आगे वाली नस्ल को तड़पाएंगे? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अल्लाह करे ऐसे ही मरे, इनका खुद से मरे, उसे तड़पाए उस बेचारे को। वो मेरे लिए नहीं निकला था, वो सब के लिए निकला था, वो पाकिस्तान के लिए निकला था। क्या तुम लोग उसे ऐसे ही मार दोगे? बात की मुझे वाकई इतना अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तानी कौम हमसे इतना प्यार करती है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और जिस तरह वक्ता ने हमारा साथ, हमारी बार्स ने, हमारे सहाफी, मुझे वाकई इतना यकीन नहीं था। जिधर मैं गया हूं लोगों ने इतना प्यार दिया है, मुझे इसका यकीन नहीं था। इससे हमारी जिम्मेदारी मजीद बढ़ती है। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें
के शहीद हो। जस्टिस फॉर अरशद। अगर आज वो क्या है तो कल आपकी और मेरी बारी होगी। और प्लीज हमारी प्राइवेसी का थोड़ा सा ख्याल रखिए, हमारे घर के बच्चों की पिक्चर्स ना लगाइए, सिर्फ बड़ों का इंटरव्यू ले और बड़ों की चीजें जो है वो नशर करें। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन, ही वाज अ वेरी जेनरस पर्सन एंड वी हैव लॉस्ट द जेम। I have request from the authority of Kenya and I have a concern with the UAE authority why they have asked to leave UAE. They asked to leave UAE from Arshad. That's a crime. They have sent him in a crime. Please raise your voice, please. I request you all, raise your voice. मोहम्मद अरशद शरीफ को सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया है। रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। लगा कि इतनी मुश्किलात हैं, पते दर्ज किए जा रहे हैं कि पीछे हट जाऊं, ये मेरी जंग थोड़ी है, सारे पाकिस्तान की जंग है। मैं क्यों मुश्किलात फेस करूं या मैं क्यों इतने दबाव में रहूं? देखिए, ये परचम की जो सब से लाली परचम की में जितनी लाली है, अगर वो सारे हमारे शहीद ये सोचते कि अगर मैं शहीद हो जाऊं, मैं क्यों अपनी जान इस मुल्क के लिए दूं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे ख़ानदान का, तो फिर पाकिस्तान आज जिस तरह महफूज है, बचा हुआ है। जो लोग तरक्की और मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो ये सोच के नहीं करते, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान की खातिर, और उसमें किसी की जान भी चली जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो आने वाली जनरेशन है उनकी बेहतरी के लिए आपको काम करना होता है। डराने धमकाने से ये तो कुछ भी नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जब आपके सर पे गोली बंदूक रख दी जाए, ऐसे हालात में आप किडनैप भी होते रहे, गोलियां भी आप पे चलती रही हैं, तो आप वो लग जाते हैं जिस दिन आपका आखिरी दिन है, कब्र में जो रात है वो आप बाहर नहीं गुजार सकते। जब आपका ये यकीन हो कि कोई चीज़ मैटर नहीं करती, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे दीन के हैं, जो आइन के हैं, आपको उन पे ही रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। बुलाया रब के हुक्म पे सर को झुकाया, लाल मेरे की जवान। जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, चले
जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। हमारे बच्चों का क्या यही मुस्तकबिल है कि यहाँ करप्शन चलती रहेगी और उसकी कीमत हम देते रहेंगे? इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। है सुर्ख मौसम घटा नहीं है, घुटन बहुत है, हवा नहीं है। कब्र में जो रात है वो आप बाहर नहीं गुजार सकते जब आप पे ये यकीन हो कि कोई चीज मैटर नहीं करती। नहीं है ये आसमां भी नया नहीं है, ना खौफ खाओ। अरे लोह कलम छिन गई तो क्या गम है, ये खूने दिल में डबोली है। ज़बान पे मोहर लगी तो क्या कि रखती है, हर एक हल्का है ज़ंजीर में ज़ुबान। खुदा ज़मीं से गया नहीं। मेरे खिलाफ फलक वो साजिशों का धुआं तुम्हारे घर से उठा है तो कोई बात नहीं। गया नहीं है खुदा ज़मीं से। कि मौत से डरता नहीं हूँ। मैं जब भी अपने भाइयों के साथ डिफरेंट बॉर्डर्स पे गया, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में गया जहाँ गोलियाँ चल रही होती थी, हम लोग किडनैप भी हुए, तो हर दफ़ा हमारा रिजॉल्व ये होता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। अगर मरना है, मैं इस वक्त हार्ट अटैक से मर सकता हूँ, कहीं भी आप कमरे में बैठे हो मर सकते हैं, जो होना होता है वो होता है। मेरा तो अल्लाह ताला पे मुकम्मल ईमान है। या आपकी आंखें अब भर आई हैं अभी भी, लेकिन आपसे आंखें इस वजह से नहीं भरी, वो जब वो बात हो रही थी ना लोगों की, लोगों के प्यार की, वो अनप्रेसिडेंटेड है जो मैंने इससे पहले नहीं हुई। क्योंकि बतौर साहब हम स्टोरीज करते हैं, किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती, और जितनी पब्लिक सपोर्ट आई है अभी भी यहाँ पे रेंजर्स साफियों की भी सदीक जान साहब जो सोल्जर्स यहाँ पे खड़े हैं, अगर आपने देखा हो, वो सारे मुझसे गले मिले हैं, कितने मजे से हमने प्यार से बातें की हैं, वो सारे, ये वो पब्लिक सपोर्ट होती है। वकला आपने देखे हैं यहाँ पे, कहीं भी आप चले जाएं, जितनी लोग दुआएं दे रहे हैं, माएँ दुआएं दे रही हैं, बहनें बुजुर्ग आपको दुआएं देते हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है मेरे लिए। तो इससे मुझे ज़्यादा ओवरवेलम और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज़्यादा एहसास होता है। जो अननोन नोन को पता है कौन क्या कर रहा है। फौज को मुदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होता उसका, प्रोफेशनल रोल होता है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो तारीख है, जिसका कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी जिक्र किया कि 1970 के बाद से इस मुल्क में क्या हो रहा है, वो तारीख सबके सामने रिकॉर्ड है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, फौज को न्यूट्रल नहीं होना। फौज का जो अपना किरदार है आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ वो किरदार होना चाहिए जो कि मुल्क का दिफा है, जो मुल्क की सिक्योरिटी है। उसके अलावा जितने फैसले जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी बाकायदा डेफिनेशन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और सबसे बुनियादी उसका जो पीएमएल में पाकिस्तान के शहरी वो बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं ये ऑर्डर्स, उन्होंने ये फैसले करे। कोई स्टेट अपने आप को ना समझे कि जी कोई इदारा स्टेट है या कोई शख्स स्टेट है। पाकिस्तान के आवाम जो है वो तमाम ऑर्डर इस्टेब्लिश करते हैं। मीर जाफर कौन है? उन्हें नाम मिलता है ना, अच्छा तारीख है ना, मीर जाफर की तारीख है ना। आप ये बताए तारीख को आप मसक कर सकते हैं? पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि मीर जाफर कौन है? तेरे खेतों इधर चले आप भाईजान, भाईजान चलो आप बैठ चले, आप बैठ चले।
मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, मैंने उसको बताया। तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, ये वापस बुला रहे थे उसको। कोई इसलिए नहीं कि कोई जुर्म किया उसने, इसलिए कि वो सच ना बोले, उसको वापस बुला रहे थे। और वही करना था उससे जो इन्होंने आजम स्वाति को करके उसके ऊपर तशद्दुद किया, शहबाज गिल से किया इन्होंने, जमील फारूकी एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट, उसको इन्होंने किया। कि एक शख्स भी बहुत था कि खबर रखता था, एक शख्स भी बहुत था कि खबर रखता था, एक तारा भी बहुत था कि सदा देता था। बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, इनकी खींच दे ज़बां, इनका घोंट दे गला। ये अशार हबीब जालिब ने अपने ज़माने में उन लोगों के लिए कहे थे जो उस वक्त बोलते थे जब बोलना जुर्म था। उस वक्त भी ना जालिब चुप हुए और बोलने वालों ने भी यही कहा कि हम तो बोलेंगे, रोक सको तो रोक लो। अरशद शरीफ उन चंद शरपसंदों में शामिल था जो हर हाल में बोलने पर यकीन रखते थे। उसको खामोश कराने के लिए जालिमों को उसकी जान लेनी पड़ गई। अरशद शरीफ मट्टी का कर्ज अदा करके खुद मनो मट्टी के नीचे सो गया, लेकिन हम सबको मकरूस कर गया। अरशद शरीफ की शहादत का सानेहा सवाल ही सवाल हैं। इन सवालों का जवाब चाहे कोई जुडिशल कमीशन दे, कोई तहकीकाती कमेटी दे, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा दे या फिर तारीख दे, किसी ना किसी को जवाब तो देना पड़ेगा। अरशद शरीफ जिंदा सलामत पाकिस्तान में था तो उस पर गद्दारी के मुकदमा दर्ज शुरू हो गए। उसके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 16 मुकदमात बन गए। वो अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर हुआ। अब उन मुकदमात के पीछे क्या मकासद और क्या मुहर्रिकात थे, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। अरशद शरीफ की जिंदगी को खतरा है, ये थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। केपी गवर्नमेंट के इस अलर्ट की बुनियाद कौन सी इंफॉर्मेशन थी? ये अलर्ट हकीकी मालूमात पे मबनी था या फरमाइशी प्रोग्राम चलाया गया? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। DGISPR और DGISI का कहना है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था, सिक्योरिटी इदारों का उनसे राब्ता था। अगर ऐसा था तो फिर अरशद शरीफ को मुल्क से जाने पर क्यों मजबूर किया गया? और क्या दुबई का वीज़ा ख़त्म भी हुआ था या नहीं? अगर ख़त्म हुआ था तो उसकी तजदीद के बजाय दुबई छोड़ना ही क्यों ज़रूरी समझा गया? अगर जाना ज़रूरी था तो फिर अरशद शरीफ को किसी यूरोपीय मुल्क में क्यों नहीं भेजा गया? अगर यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा था तो फिर पाकिस्तानी शहरियों को 30 के करीब ममालिक में ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत हासिल है, उनमें से कीनिया जैसे गैर महफूज मुल्क का इंतखाब ही क्यों किया गया? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। फिर कीनिया में अरशद शरीफ का मेज़बान कौन था? और जिस फार्म हाउस का बार बार जिक्र आ रहा है वो फार्म हाउस किसका है और किस मकसद के लिए उनको वहां ले जाया गया था? इसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो इसका भी देना पड़ेगा कि अरशद शरीफ को गलत मालूमात किसने फीड की और क्या कोई उन्हें टास्क भी दिए गए थे? जवाब तो इसका भी देना पड़ेगा कि अरशद शरीफ को मौत जो उनकी हुई है उसका फायदा किसको पहुंच रहा है? और जवाब तो इसका भी देना पड़ेगा कि फैसले बोलते जो चंद हैं। एक इस मुल्क का मैं क्या कहूं कि सहाफत के अंदर अगर मैं किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ, जिसको शहीद किया गया। और ये समझ रहे कि ये क्या हुआ, इसका फिनोमेना समझ रहे आपने। अब मेरे सामने आप वो लोग बैठे हुए जिन्होंने इस मुल्क के इंसाफ के निजाम की हिफाजत करनी। अब सुने कि इंसानी माशरे और जानवरों के माशरे में क्या फर्क है, ये समझना है आपने। मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन जितनी मैंने तारीफ पढ़ी है और मैंने अपना दीन पढ़ा, इंसान के माशरे में और जानवरों के माशरे में सबसे ज्यादा फर्क एक ही है, जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं है। वहां जिसकी ताकत जंगल का कानून है, जिसकी ताकत उसका हुक्मरानी, शहर हुक्मरान है क्योंकि ताकतवर है। सबसे जो कमजोर होता है वो बेचारा छुपता फिरता है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इंसानी माशरा बनता ही तब है जब कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ मिले, कानून के सामने सब एक बराबर हो।
के साथ, सरे आईना शहबाज शरीफ है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना पीडीएम की हुकूमत है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना बिलावल भुट्टो वजीर खारजा है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत है, पसे आईना कोई और है। और जो आवाम की रियासत नीम शब को सुबह न मिल सकी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कासिम कोई और है। इजाजत दीजिएगा नाज़रीन। नवाज ने किया, मेरा ख्याल है नामुनासिब तो एक छोटा लफ्ज है, इंतहाई काबिल मजम्मत और बेशर्मी की हरकत है जो मरीम नवाज साहिबा की तरफ से की गई है। एक सहाफ़ी को मर्डर किया गया है, आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए, और आप इस वक्त में अपनी ज़हनियत बता रही हैं कि आपकी ज़हनियत क्या है और आप क्या सोचती हैं। मरीम नवाज साहिबा का ट्वीट किसी के और के माजी के कंडक्ट की अक्कासी नहीं करता है। मरीम नवाज साहिबा का ट्वीट इस वक्त उनकी ज़हनियत की अक्कासी करता है कि वो कितनी बदले से भरी बैठी हैं। और जो आमतौर पर कहा जाता है कि दुनिया में जो रिएक्शनरी लीडर्स होते हैं वो फाशिस्ट साबित होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बदला इतना भरा होता है और ये बात इतनी भरी होती है कि हमारे साथ गलत हुआ है कि वो मुल्क को और अपने आप को और सियासत को तबाह करते हैं अपने बदले की सियासत के साथ। तो मरीम नवाज साहिबा बताएं कि वो कितना बदले से भरी बैठी हैं, और मरीम नवाज साहिबा इतना तजर्बा रखती हैं, क्या उन्हें नहीं पता जो एक बात कही जाती है कि हर बात का एक वक्त होता है, और अगर उन्हें ये बात नहीं पता तो फिर उन्हें और लगता है उनको कि ये बात करने का यही वक्त था, तो फिर लानत भेजता हूं ऐसी तंज के ऊपर, फिटकार ऐसी औरत के मुंह पर, हराम की पिल्ली। इस खबीस औरत को उन माओं के घरों पर लेके जाइए जिनके बेटे शहादत के जनाजे पर चढ़ के उनके घर वापस आए थे, और लानत उन लोगों के ऊपर जो इस ट्वीट को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप उनको गाली दे रही हैं, तंजन ऐसी की तैसी तुम्हारी। मैं लानत 10,000 लानत भेजता हूं ऐसी तंज के ऊपर। मैडम, अरशद शरीफ के हवाले से आपकी ट्वीट पर काफी तनकीद हो रही है, उस पर कुछ कहेंगे आप? बरसी पे जो ट्वीट हुई है उस पर काफी कंट्रोवर्सी आसपास है कि जो बरसी के ऊपर हुआ है, ताजियत के ऊपर हुआ है, राशन के ऊपर। फाकी वज़ीर कानून ने इस्तीफा भी दे दिया उसके ऊपर। मैडम, अरशद शरीफ के हवाले से आपकी ट्वीट पे तनकीद हो रही है, आपको लगता नहीं ना मुनासिब सी ट्वीट हो? से रुख गुलशन का महकाते हैं, साबित कदमों पे जो अपने वो सच साबित हो जाते हैं। Happy मैडम, लॉन्ग मार्च निकाम हो गया शुरू में, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, अरशद शरीफ पे आपके दौर में गद्दारी और बगावत के मुकदमात कायम किए गए। इमरान खान का नाम भी आ रहा है और कुछ और लोगों का नाम आ रहा है। मैडम, अरशद शरीफ पे आपके दौर में गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज किए गए, उन्हें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? मियां साहब, अरशद शरीफ पर आपके दौर में गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज किए गए।
का दिन, अहद वफा निभाने का दिन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। अल्लाह ताला अजीज अंकल को जन्नत में अच्छा घर देना, आमीन। साहब, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने भी आपको एक खत लिखा था, और ये खत जब मैंने आपको लिखा था, इसकी जो तारीख है वो तारीख है मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब 12 जुलाई 2022, और उस पर जो रजिस्ट्रार थे ये रिसीव भी हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के जो सदर है उन्होंने मुझे बताया कि आपके दफ्तर में उन्होंने ये डिलीवर भी कर दिया था। और इस खत में मैंने आपको मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब को नाज़रीन बताया था, और ये मैं आपके सामने इस खत का ये अक्स रख रहा हूं कि मेरे पास इंतहाई मोतबर ज़राए से ये मालूमात आई हैं कि कुछ शरपसंद अनासिर उन्होंने मुझे जाली मुकदमों में मुलव्विस करने का प्लान बनाया है, ना सिर्फ मुझे, दीगर सहाफ़ियों को भी, उन्हें अगवा करने का, उनको जबरी तौर पे गुमशुदा करने का या उन्हें मारने का, और ये प्लानिंग की है चंद शरपसंद अनासिर ने। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब, ये मैंने आपको 12 जुलाई को ये खत आपको भेजा था, और इसमें मैंने इस्तदा की थी कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अदालत की प्रोटेक्शन चाहिए, और मैंने इसमें नाम क्या लिखे थे मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब। उसके बाद आप खुद देख लेंगे ये वाकयात हुए, और अभी भी जो बचत हुई है हम आपके शुक्रगुजार हैं। इंतहाई अदब के साथ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने भी आपको एक खत लिखा था, और ये खत जब मैंने आपको लिखा था, Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि गाड़ी की डिग्गी में बैठ के कौन किससे मुलाकात करने गया। ये इंतहाई मज़ेदार कहानी है, और ये कहानी बयान किसने की, किसके हवाले से, इस हवाले से आपके साथ जिक्र करेंगे। साथ साथ इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना केस बनाने की वजह क्या बनी। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड थी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मरीम नवाज की तरफ से, कि इमरान खान के ख़िलाफ़ उसको भी नाअहल किया जाए, इमरान खान को भी पाबंद सलासिल किया जाए, बाकी तमाम जो PDM इनके चंद हैंडलर, चंद सहूलतकार, चंद साजिशी, वो सारे इसी काम में लगे हुए थे। लेकिन एक और वजह भी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, आज सेनेटर आज़म सवाती, उन्हें अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया ज़मानत के ऊपर। सेनेटर हैं, पाकिस्तान की सेनेट के ईवान बाला के मेंबर हैं, और उनको जो ज़मानत दी है जज साहब ने, उसमें जो ऑर्डर लिखा उसमें बड़ा वाज़े लिखा कि क्या किसी फ़ौज के अफसर या किसी जवान से रब्ता हुआ या किसी ने बगावत की। और इनका जुर्म क्या था? इनका जुर्म ये था कि इन्होंने जो मुबैना जुर्म कहा जाता है, जो इन्होंने अपनी इजहार राय की थी कि आर्मी चीफ के हवाले से एक ट्वीट की थी। और इमरान खान ने आज आज़म सवाती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक ट्वीट करने पे ये सलूक किया गया सेनेटर के साथ, सोशल मीडिया की जो लोग हैं उनके साथ। उन्होंने कहा कि हालांकि पंजाब में हमारी हुकूमत है, नामालूम अफराद आते हैं, उठाते हैं, लोगों को ज़दोकोब करते हैं और फिर अगले दिन छोड़ जाते हैं। साथ ही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाला दिया गया कि डॉक्टर शहबाज गिल को भी बरहना करके तशद्दुद किया गया, जिनसी तशद्दुद किया गया, उनके नाजुक अज़ा को इलेक्ट्रिक करंट दिया गया। साथ ही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ नौजवान सहाफ़ी जमील फारूकी का। उनका कसूर भी यह था कि उन्होंने एक ट्वीट की थी और डॉक्टर शहबाज गिल के कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से उन्हें भी पकड़ा गया, बरहना किया गया, तशद्दुद किया गया जमील फारूकी के ऊपर, सहाफ़ी पे भी। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज़म सवाती ने, तो उन्होंने वो मामलात बताए, वो हालात बताए कि किस तरह से उनके घर में रात के आधी रात को मिडनाइट रेड जिसको कहा जाता है, लोग आए, दीवारें फलांग के आए, और इमरान खान ने कहा कि बगैर वारंट के वो लोग दाखिल हुए थे, और FIA के लोगों ने उनकी पोतियों के सामने उन पर तशद्दुद किया और उसके बाद उन्हें ले गए और नामालूम अफराद के हवाले किया। और इस हवाले से आज़म सवाती साहब ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से अपील की है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक़ का दिफा करें। उन्होंने कहा कि मैं एक वकील भी हूँ, 74 साल मेरी उम्र है, एक पार्लियामेंटेरियन हूँ,
और अगर वकला और पार्लिमान और सेनेट ने इस हवाले से कुछ ना किया, जज साहिबान ने कुछ ना किया, तो उस दिन से डरें कि खुदा न खास्ता किसी जज के साथ हो, किसी जज को नंगा करके उसे तशद्दुद किया जाए, दीगर पार्लियामेंटेरियंस के साथ यही सलूक किया जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट खुद जाऊंगा, मैं दुनिया की तमाम फोरम्स पे ये आवाज़ उठाऊंगा ताकि वो लोग जो इस तशद्दुद में मुलव्विस हैं उनका पता लगाया जा सके। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी नामालूम अफराद का जिक्र किया। इस हवाले से नाज़रीन, अगर हम मुल्क की तारीख़ देखें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में एक ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल हुआ था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बाकायदा नाम बताए थे और उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग का नाम भी आया था, फिर ब्रिगेडियर इम्तियाज़ का जो ISI के इंटरनल विंग के थे उनका नाम भी आया था, फिर मेजर आमिर का नाम भी आया था और इनके बाद में बाकायदा तौर पे कोर्ट मार्शल भी हुआ था और मेजर आमिर ने कस्टडी में बताया था कि जो जनरल असद दुरानी ने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जनरल असलम बेग को इन्वॉल्व करने की भी कोशिश की और जो अखबारात में इस हवाले से जो प्रोसीडिंग छपी उसमें कोट अनकोट छपा कि नवाज शरीफ को इसलिए पसंद किया जाता है कि वो एक कमज़ोर शख्स है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इंडिपेंडेंट शख्सियत थी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ना सिर्फ ये नाम आउट किए थे बल्कि बाद में इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी हुई थी, इनके कोर्ट मार्शल भी हुए थे और नाम लेना ज़रूरी है। और खान साहब ने अगर इमरान खान साहब ने पिछली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुझे पता है कि एक शख्स आया है इस्लामाबाद में, वो कौन शख्स है, खान साहब की भी ये जिम्मेदारी है, इमरान खान साहब की भी, कि सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं अपना बयान कि कौन वो अशखास हैं जिनके ऊपर इनको शक है कि वो ये काम करें, ये नाम आना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ सेनेटर आज़म सवाती ने भी इस पर तहकीकात का मुतालबा किया है और कहा है कि वो इंसाफ के लिए हर दर खट। जब भी कॉल देते हैं तो लोग उनके साथ निकलते हैं और इसी मामले सॉरी आपका सवाल गलत है, जब भी वो कॉल देते हैं लोग नहीं निकलते। मैडम इमरान खान है ये फख्र पाकिस्तान है, मुस्लिमों की जान है ये शान पाकिस्तान है। खान पे दिल कुर्बान, खान पे जान भी कुर्बान है, ओ खान पे दिल कुर्बान, खान पे जान भी कुर्बान है। रवानी एहतजाज की कॉल देती है, वो जब भी सियासी ग्राम देखे तो जब भी कॉल देते हैं तो लोग उनके साथ निकलते हैं और इसी मामले सॉरी आपका सवाल गलत है, जब भी वो कॉल देते हैं लोग नहीं निकलते। मैडम लास्ट टाइम आई एम सॉरी आपका सवाल गलत है। मैडम आप सवाल पूरा सुन। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ,